तो आम आदमी पार्टी ने अपने 4 नेताओं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को अस्थायी रूप से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इस निष्कासन में किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये तो पहले से तय था। हालांकि इसके लिए बाजाप्ता अनुशासन समिति को इनका मामला सौंपा गया। पिछले 17 अप्रैल को इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस के जवाब में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो अलग पक्ष है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस अनुशासन समिति के 2 सदस्य आशीष खेतान और पंकज गुप्ता जब लगातार इन लोगों के खिलाफ बयान दे रहे थे, इन सबके निष्कासन की पार्टी से बात कर रहे थे, तो उनको फिर अनुशासन समिति में जज बनाने का औचित्य क्या था? इसी से यह साबित होता है कि इनको फैसला तो यही करना था, किसी को जैसे घर से बाहर धकेल कर निकालना हो तो निकाल दो, लेकिन उसके लिए बाजाप्ता एक अनुशासन समिति बना दो और उससे फैसला करवा दो। बस यही आम आदमी पार्टी ने किया है। यह स्थिति 2 मार्च से ही आरंभ हो गई थी। 2 मार्च को दिलीप पांडे ने एक पत्र लिख के इन नेताओं पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकों को होने वाले इनके उम्मीदवारों को पराजित करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया, इनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। उस पत्र के बाद उस पर विचार होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि वो पत्र ही अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के इशारे पर लिखा गया था। फिर पीएससी से इनका निष्कासन हुआ, फिर राष्ट्रीय परिषद में इनके खिलाफ माहौल बना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस ढंग से इनके खिलाफ भाषण दिया, इनको बाहर होना पड़ा। वो सब दरअसल एक प्रक्रिया का अंग था। इनका बाहर जाना तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल की एक नेता से बातचीत का स्टिंग सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था इनके लिए कि ये कमीने हैं, इनको तो लात मारकर दूसरी पार्टी बाहर निकाल दी होती। मैंने अपने पूरे जीवन में अनेक नेताओं के बीच मतभेद देखे हैं, लेकिन अपने किसी नेता के लिए उसके सार्वजनिक रूप से, खासकर अपने एक कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए और अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए ऐसे घिनौने और गंदे शब्दों का प्रयोग करते मैंने नहीं सुना था। तो जब पहले से ही तय था कि उनको निकाल देना है, तो वो ये सारी बातें हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो पत्र का जवाब दिया उसमें तो योगेंद्र यादव जी ने इसको जोक मजाक कह दिया। उस पत्र के जवाब में ही प्रशांत भूषण ने प्रश्न उठा दिया कि भैया आपके यहाँ तो कोई प्रश्न उठाता है तो आप जैसे व्यवहार करते हैं उससे तो हमको आप में स्टालिन की गंध आती है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अगर ये पत्र का जवाब देते तो इनको पत्र का जवाब देते और उसमें अपने सारे कारण बताते, अपना पक्ष रखते, उससे इस निर्णय में कोई अंतर आता? यह भी कहा जा रहा है कि अगर 14 अप्रैल को इन लोगों ने स्वराज संवाद नहीं आयोजित किया होता तो पार्टी अब ऐसा कदम बचाने से हिचकती। मेरे जानकारी में सच तो यह है कि उस 14 अप्रैल की इन लोगों ने प्रतीक्षा की, इनको निकालने का निर्णय तो पहले ही हो गया था। यह भी प्रश्न है कि क्या स्वराज संवाद आयोजित नहीं होता तो ये सारे नेता पार्टी में बने रहते? औपचारिक तौर पर तो इन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया था। इन्हें अपने हश्र का अंदाजा हो गया था। उस हश्र के अंदाजे के बाद ही इन्होंने देश भर में दौरा करके और फिर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके स्वराज संवाद आयोजित किया। अब इसमें स्वराज संवाद कानूनी रूप से सही था, गलत था, पार्टी नियमों के अनुरूप था, नहीं था, उन्होंने जो प्रश्न उठाए इन सब पर हम बहस कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत भूषण का कहना है कि पार्टी के जो कानून है, संविधान है, उनके अनुसार पदाधिकारियों को छोड़ करके कोई भी किसी प्रकार का सम्मेलन कभी बुला सकता है, ऐसे संवाद आयोजित कर सकता है। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। ये तो केवल ये समझने की बात है कि आम आदमी पार्टी आखिर है क्या। आम आदमी पार्टी का मतलब है अरविंद केजरीवाल और उनके पूरक श्री मनीष सिसोदिया। इनकी सोच, इनके विचार, इनकी बोल, इनके कदम, यही पार्टी की सोच, यही पार्टी के विचार, यही पार्टी के बोल, यही पार्टी के कदम है। वहां
किसी भी प्रकार के मतभेद की, किसी भी प्रकार के असहमति की, किसी प्रकार के प्रश्न उठाने की गुंजाइश तो छोड़िए, विरोध की गुंजाइश तो छोड़िए, किंतु और परंतु की भी गुंजाइश नहीं है। जो कोई भी प्रश्न उठाएगा उसके लिए बाहर का ही रास्ता होगा। जो लोग बता रहे हैं कि ये पार्टी तो लोक स्वराज्य स्थापना के लिए बनी थी, सच्चे लोकतंत्र के लिए बनी थी, प्रोफेसर आनंद कुमार ने अपने बयान में कहा ही कि हम आगे जो है स्वराज पर कायम रहेंगे, क्योंकि उसके आधार पर लाखों लोगों ने इस पार्टी का बनाया था। ये उनका मत हो सकता है, लेकिन क्या कभी पार्टी ने स्वराज और लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर काम करते हुए अपने को प्रदर्शित किया? ये पार्टी आज कम से कम शांति भूषण जी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, उनके अंदर एक हिटलर बैठा हुआ है, वो हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है इसी कथन में कुछ सच्चाई है। आज कम से कम देश को यह स्वीकार करना चाहिए कि दरअसल ये पार्टी पाखंड में, ये पार्टी झूठ में, ये पार्टी आडंबर में, ये पार्टी कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के इरादे की सोच में से निकली थी। इसके आधार में कोई नैतिक तत्व, कोई वैचारिक तत्व नहीं था। भले नाम उसका लिया गया था, नहीं तो संस्थापक सदस्यों की ऐसी दुर्दशा क्यों होती? अब ये ठीक है कि जो लोग निकाले गए हैं उनको भी बहुत वैचारिक दृष्टि से कुछ गहरी समझ का, देश को नई दिशा में ले जाने का, कोई राजनीतिक विकल्प की गहरी समझ का मैं प्रमाण पत्र नहीं दे सकता हूं। नहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल नैतिक, ईमानदार, सच्चे और देश के प्रति, सच्चे विचार के प्रति निष्ठावान है। मैं कौन सर्टिफिकेट देने वाला होता हूं? लेकिन जो प्रश्न उन्होंने आम आदमी पार्टी में उठाए, जैसे प्रशांत भूषण जी ने प्रश्न उठाया कि पार्टी ने गलत तरीके से चंदा लिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी ने अनेक दागियों को उम्मीदवार बनाया जिनको नहीं बनाया जाना चाहिए, उनका रिकॉर्ड अपराधी रहा है। तो क्या पार्टी में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? प्रश्न तो वाजिब थे। यही प्रश्न लगभग योगेंद्र यादव ने उठाए, ये प्रश्न दूसरे लोगों ने उठाए। तो ये प्रश्न नावाजिब कैसे हो गए? आपका अगर उद्देश्य किसी प्रकार चुनाव जीतना था तो आपने अपने साथियों के को ये विश्वास में पहले क्यों नहीं लिया कि भैया हम किसी सिद्धांत के तहत नहीं आए हैं, हम तो सत्ता की राजनीति करने आए हैं, हमको जीतने वाले लोग चाहिए, पैसे खर्च करने वाले लोग चाहिए, उनके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, फिर हम जीतेंगे, फिर सरकार बना के हम अपने अनुसार काम करेंगे। अगर आपको सत्य, न्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र, स्वराज चाहिए तो आप किसी दूसरी जगह जाइए। हमको तो भैया इस समय चुनाव ही लड़ना है। वैसे भी हालांकि अगर चुनाव में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली होती तो शायद अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से अपने साथियों को भड़का करके, उकसा करके कदम उठवाने से बचते। लेकिन कहा जाता है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करता है और संपूर्ण सत्ता उसे संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करता है। यह भ्रष्टाचार का अर्थ आचरण से एक निरंकुश व्यवहार। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो तो वहां निरंकुशता की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए गांधी जी ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को भी कहा था कि इसमें छद्म रूप में यह फांसीवाद और नाजीवाद का रूप हो सकता है, क्योंकि जिसके पास अपार बहुमत हो जाए वो अधिनायकवादी हो जा सकता है। तो ठीक अरविंद केजरीवाल इस समय उसी प्रकार से एक्ट कर रहे हैं और इन सब का निष्कासन उसी की परिणति है। आगे भी जो कोई प्रश्न उठाएगा उसकी यही हसरत होने वाली है, उसका यही हस्र होने वाली है। आखिर लोकपाल के पद से एडमिरल रामदास को किस दोष से हटाया गया? उन्होंने तो कोई प्रश्न नहीं उठाया था। यही था ना कि वो जांच करते तो शायद ईमानदारी से रिपोर्ट देते। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, अंजलि दमनिया ने त्याग पत्र दिया, उनको बुलाने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि उसने भी एक सिद्धांत की बात उठा दी थी। मयंक गांधी ने तो पहले ही अपने ब्लॉग में बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनको कह दिया है कि अगर आप लोग योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी में रखते हैं तो मैं इस पार्टी का संयोजक नहीं रहूंगा। उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि भैया अगर आप लोगों को चलाना है पार्टी तो आप पार्टी चलाओ, हम तो अपने विधायकों के साथ अलग पार्टी बना के काम करेंगे। तो इस सीमा तक इसी कारण पहुंचे हैं कि हमने इनको इतना बहुमत दे दिया।
ये दिल्ली के हम सब का ये अपराध है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसके अंदर लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिसके अंदर अपने संस्थापक सदस्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिसके अंदर अपने द्वारा घोषित विचारों और सिद्धांतों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, उसको इतना बड़ा नेता दिल्ली का बना दिया है कि उसका माथा घूम गया है। वो उन लोगों को जिनकी बदौलत वो आगे बढ़ा। आखिर इस पार्टी की स्थापना में सबसे पहले शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। मैं शांति भूषण और प्रशांत भूषण जी को कोई महाराजा हरिश्चंद्र की पदवी नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां अगर हम विचार करते हैं तो कटघरे में वो लोग नहीं, कटघरे में ये हैं। पदच्युत वो लोग नहीं हुए हैं, पदच्युत अरविंद केजरीवाल और उनके साथी हुए हैं। यहाँ पाखंड उनने नहीं किया है, यहाँ पाखंड इन्होंने किया है। इसलिए इस प्रकरण को बहुत ही हमको गहराई से देखना पड़ेगा। ये चिंताजनक है कि आखिर लोगों को देश में बदलाव के लिए पूरा उत्तेजित करके खड़ा करके महीनों जन लोकपाल के नाम पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन करा करके देश में चारों तरफ घूम घूम करके प्रचार करके आप एक आलोड़न पैदा करते हैं। फिर अचानक आप एक पार्टी बना लेते हैं, उस पार्टी में आप महान विचार, महान आदर्शों की बात करते हैं, और जब सत्ता लेने का समय आता है तो फिर उन सब आदर्शों को तिलांजलि दे देते हैं। और जो लोग भी आपके साथ देने के लिए समय पर खड़े थे, उनमें से प्रश्न उठाने वाले को आप बाहर कर देते हैं। तो हिटलर ने भी तो यही किया था एक समय। हिटलर ने क्या किया था? जर्मन राष्ट्रवाद के नाम पर जितने लोग उसके साथ थे, धीरे धीरे उन सबको उसने कुचल दिया, या तो हत्या करा दी, जेल में डाल दिया, उन सारे अखबारों को कुचल दिया जिन लोगों ने इनके पक्ष में आवाज उठाई थी। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल हिटलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत इतना व्यापक देश है कि इसमें किसी एक व्यक्ति के लिए हिटलर होने की संभावना नहीं है। लेकिन कम से कम अपने पार्टी के लिए तो अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर वो इस समय हिटलर की भूमिका में ही है, और ऐसे व्यक्ति का हम सबको सख्त विरोध करना चाहिए, इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से या हिंसक तरीके से करारा प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और ये राजनीति में मैदान में इसलिए राजनीतिक स्तर पर हो सकता है, गैर राजनीतिक स्तर पर भी हो सकता है। धन्यवाद।